हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हो। आई नो गाइस, पिछले कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके पीछे कई सारे रीजंस है। मेरा एग्जाम चल रहा था, उसके बाद मुझे फीवर हो गया था, ठीक है। मगर अब नो मोर डिलेज, अब जो भी वीडियोस पोस्ट होगी वो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आप सबका सिलेबस आपके स्कूल से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, आज के लेक्चर में हमें समझना है अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी पहली टर्म कौन सी होने वाली है। आज की हमारी पहली टर्म होने वाली है, हमें समझना है रिसिप्ट के बारे में। अब ये भैया रिसिप्ट क्या होता है? देखो, आपको पता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई डिफरेंट सोर्सेस से पैसा आता है। तो जो भी अमाउंट में पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट होती है। अब इस रिसिप्ट को दो में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जिसने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे वहां पर मैंने आपको कैपिटल समझाया हुआ और रेवेन्यू समझाया हुआ। कैपिटल देखो क्या होता है, जो भी अमाउंट एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो उसकी कैपिटल होती है। अब चाहे वो पैसा लेके आ जाए, वो भी उसकी कैपिटल, या किसी और चीज से जैसे फर्नीचर ले आया, प्लांट एंड मशीनरी ले आया, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो हो गई उसकी कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जितना भी पैसा आपको किसी सेल से हो रहा है वो आपकी रेवेन्यू हो रही है। यानी ये थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखो। मैंने बताया था कि मैं दुकान पे बैठता हूं और मेरे पास आप आते हो, कहते हो भैया वो 5 के चिप्स दे दो। तो मैं जब आपको 5 का चिप्स देता हूं तो जो मेरे पास 5 रुपए आया, ठीक है, वो मेरा पूरा प्रॉफिट तो नहीं मेरे पास, लेकिन 5 रुपए आ गया। चिप्स का दाम था 5 रुपए, मेरे पास 5 रुपए आ गया, तो वो 5 रुपए मेरी रेवेन्यू हो जाती है। तो अब कैपिटल रिसिप्ट, अब इसको रिसिप्ट के नजरिए से अगर देखा जाए तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, या वो असेट कम होने से आ रहा है या लायबिलिटी बढ़ने से आ रहा है। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ना कि असेट बढ़ने से लायबिलिटी घटने से क्या मतलब है। देखो, अगर आप अपनी असेट्स को बेच के अपने पास पैसा लाते हो, सपोज दैट आपकी कोई लैंड थी, आपकी कोई जमीन थी, आपने बेच दी। कोई जमीन थी आपके पास थी, वो तो आपका कैपिटल है, वो आपने बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया बिजनेस में, वो कैपिटल नेचर का पैसा हो गया, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट। कोई मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी, तो बिल्डिंग बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आया वो भी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। या और किसी का एग्जांपल ले लो, प्लांट हो गया, मशीनरी, P&M लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी आपने बेच दिया, आपके पास पैसा आया, तो यानी असेट्स को बेचा, यानी आपके पास असेट्स कम हो गई। जब असेट्स कम हुई आपके पास पैसा आ गया। वो नेचर किसका होता है? कैपिटल रिसिप्ट का नेचर होता है। सेकंड है लायबिलिटी, जब बढ़ती है। लायबिलिटी बढ़ने से क्या मतलब, मैंने आपको लायबिलिटी बताया था, जब आप किसी के ऋणी हो जाते हो, कर्जदार हो जाते हो। लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? अगर आपने लोन ले लिया, आपने लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से जाते हो आप, बैंक से लोन ले लेते हो, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट नेचर का हो गया। कैसे? देखो, लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो जहां भी आपकी असेट कम होने से पैसा आ रहा हो, आपने असेट बेची, आपके पास पैसा आ रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट। जहां लायबिलिटी बढ़ने की वजह से पैसा आ रहा हो, जैसे आपने लोन वगैरह ले लिया, उधार वगैरह ले लिया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल नेचर का हो गया। और ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिसिप्ट हमेशा वन टाइम की होती है, ये रेगुलर बेसिस की नहीं होती है। एक बात बताओ, मैं एक स्कूल ओन करता हूं, मेरे पास स्कूल बसेस है, मैंने अपनी बस बेच दी। वो बस मेरे लिए क्या होती थी? मेरी एसेट थी, मैंने बस बेच दी, मेरी एसेट कम हो गई ना। वो क्या मैं डेली बस बेचने लगूंगा क्या? नहीं बेचूंगा। मैंने एक बार बेची, मेरे पास पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। तो कैपिटल रिसिप्ट जब हम बात करते हैं तो वन टाइम होती है। यानी बेसिकली इसमें होता क्या, या तो असेट्स घटेगी या तो लायबिलिटी बढ़ेगी। वहीं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप मेरे पास से चिप्स खरीद के लेके जाते हो, मेरा जनरल स्टोर की दुकान है, आप मेरे पास से चिप्स खरीद के लेके जाते हो, तो इसमें देखो ना, असेट और लायबिलिटी की कोई बात नहीं होगी। याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट में असेट और लायबिलिटी से कोई समझौता इसमें नहीं होने वाला है, इसलिए असेट और लायबिलिटी की बात तो हम इसमें एकदम नहीं करने वाले हैं। और ध्यान रखना, ये रेगुलर नेचर का होता है, ये रेगुलर नेचर की रिसिप्ट होती है। आप गए, आपको चिप्स अच्छा लगा, फिर आते हो, फिर मेरे पास पैसा आ गया, आप अगले दिन फिर आते हो, कुछ और लेते हो, ये डेली बेसिस का हो जाता है। मतलब एक बिजनेस जो डेली बेसिस पे पैसा कमा रहा है वो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। मैं जनरल स्टोर खो रहा हूं तो मैं सामान बेचने के लिए खोला हूं, तो मैं सामान मैं कुछ भी बेच रहा हूं, चिप्स बेच रहा हूं, कॉफी बेच रहा हूं, टी बेच रहा हूं, कुछ भी बेच रहा हूं,
ठीक है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, मैंने शॉप उसी लिए खोली है, तो वो मेरा रेवेन्यू नेचर हो गया, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। एग्जांपल देखो, सेल ऑफ गुड्स, मैंने अगेन सेल ऑफ गुड्स का वही एग्जांपल दिया था। आप मेरे शॉप से आते हो, कुछ भी चीज़ें परचेज करते हो, वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। कुछ फीस मुझे मिल रही है, कोई कमीशन मुझे मिल रहा है, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले मुझे कुछ फीस या कमीशन मिल रहा है, वो भी मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए। इससे मेरे असेट या लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मेरी एसेट कोई कम नहीं हो रही है ना, मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू नेचर का हो गया। ओके, ये एग्जांपल इंटरेस्ट और डिविडेंड एटसेट्रा रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, आप इसको कैसे समझ सकते हो। और ये, हाँ, ये रेगुलर नेचर की होती है और ये वन टाइम होती है। ध्यान देना, जहां पे भी आपकी असेट में कोई चीज में असेट नहीं कम हो रही है और जहां कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। जहां पे भी ये दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों में से कोई एक हो रही है, या असेट घट रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। होप सो रिसिप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो होने वाली है वो होने वाली है एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको पता है, रिसिप्ट में जब होता है हमारा कैश आता है, कैश का इनफ्लो होता है, हमारे बिजनेस में पैसा आता है। वहीं जब एक्सपेंडिचर, खर्चों की बात करें, तो कैश जाता है, यानी कैश का आउटफ्लो होता है। अब एक्सपेंडिचर को भी 3 में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सेम केस है, रिसिप्ट वाला ही, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला, बस एक्सपेंडिचर इसमें हो जाना है। देखो कैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन आपको पता है, जो भी खर्चे हम अपने बिजनेस में असेट्स इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, जो भी खर्चे हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। एग्जांपल, लैंड, जमीन खरीदा तो खर्चे हुए, लेकिन लैंड आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग कोई खरीदी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, या कुछ समय के लिए तो नहीं लेते हो ना, 2-3 महीने के लिए, आप जानते हो ना कि इससे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म का मिलने वाला है, तो ये किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसमें असेट हमेशा इंक्रीज होगी। कैपिटल एसेट में क्या थी, असेट घटती थी, आप असेट बेचते थे, यही बिल्डिंग को बेचते थे तो पैसा आता था, वो कैपिटल एसेट होती थी। अब यहां आप खरीद रहे हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, ये अगेन वन टाइम ही होती है, जैसे रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी वन टाइम ही होती थी। बस का एग्जांपल मैंने दिया था कि बस बेचते हैं, स्कूल की बस है, अब बार बार तो बेच नहीं रहे, एक ही बार बेच रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। वही सेम केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सेम है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेगुलर नेचर का होता है, ये खर्चे तो आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई छूट नहीं है इसमें आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चे जो आपको डेली बेसिस पे करने ही पड़ेंगे, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें असेट से अगेन कोई हमें लाभ नहीं मिलना है, ना कोई हमारे पास असेट आ रहा है, ना कोई असेट कम हो रही है। वही रेवेन्यू रिसिप्ट जो थी, इसमें भी कोई हमारा असेट कम भी नहीं होती थी, ना लायबिलिटी कोई बढ़ती थी। सेम केस में इसमें भी ना कोई असेट आ रही है, ना कुछ लायबिलिटी से कोई छेड़छाड़ हो रही है। एग्जाम्पल, सैलरी, बिजनेस रन करो तो सैलरी तो पे करनी ही करनी है, आपके एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे करना है। आपका ऑफिस है, आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है, उसका रेंट तो आपको पे करना ही करना है। रेगुलर नेचर में चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, पे तो करना है ना, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कीमत। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये डस्टर, मेरी कंपनी ये डस्टर बनाती है। अब ये डस्टर मार्केट में तो 30 रुपए का, मार्केट में मैं इसको 30 रुपए का बेचता हूं, लेकिन इसको बनाने में मेरी कॉस्ट 25 रुपए आई है, तो ये 25 रुपए भी मेरा खर्चा है। अब ये मार्कर ही बनाने का मेरा काम है, तो ये रेगुलर नेचर का खर्चा है, तो वो 25 रुपए क्या हो गया, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, ये आपको बेनिफिट करता है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मतलब 1 साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर में मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए आप बेनिफिट करने के लिए जो भी खर्चे आप करते हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें असेट बढ़ रही है, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो डेली बेसिस के खर्चे करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली खर्चे करने हैं। वो खर्चे नहीं होंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, वो खर्चे आप करते ही इसलिए हो कि आपका बिजनेस चले।
एक तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो दोनों का होता है ना कॉकटेल होता है। कॉकटेल से क्या मतलब, कॉकटेल ड्रिंक होती है ना कि मिक्सचर होता है जिसमें यानी हल्का सा रेवेन्यू भी हल्का सा कैपिटल भी। वो कैसे, देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब करना तो आपको कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड पे करना ही करना पड़ेगा, रेगुलर पे नेचर पे इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म करता है। ये कौन सा हो गया, जैसे एग्जांपल देखो एडवर्टाइजमेंट, खर्चा। आपको पता है होंडा टू व्हीलर एक्टिवा बनाती है, ठीक है, वो हर साल अपनी एक्टिवा का एडवर्टीजमेंट तो करती है, वो उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करता है। आप देखो एक्टिवा कितने सालों से चल रही है मार्केट में, किसी भी टू व्हीलर की एग्जांपल ले लो, एडवर्टाइजमेंट वो करते ही करते हैं। यानी होता तो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में करता है ना, यानी हो तो रेवेन्यू नेचर का रहा है लेकिन आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कर रहा है, वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आता है ना एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अब हमें नेक्स्ट टर्म जो समझनी है वो है स्टॉक या फिर कहो स्टॉक एंड ट्रेड। अब भैया ये स्टॉक क्या होता है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड आर लाइंग अनसोल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। मेरी एक मोबाइल की शॉप है, मतलब मैं डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन परचेज करता हूं फिर उसको दोबारा रीसेलिंग करता हूं। तो बेसिकली मेरी ट्रेडिंग फर्म है, मैं कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कुछ बना नहीं रहा हूं, बने बनाए मोबाइल फोन्स को परचेज कर रहा हूं और वो सेल कर रहा हूं, यानी बेसिकली रीसेलिंग कर रहा हूं। तो अब जितने भी मोबाइल फोन्स मेरे दुकान में अवेलेबल हैं वो जरूरी नहीं है सब के सब बिक ही जाएं, कुछ जो बच जाते हैं उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब बचे हुए मोबाइल फोन्स जो भी गुड्स हैं, यानी मैंने डील कर रहा था, मैं किसमें डील कर रहा हूं, मोबाइल फोन में, वो मेरे लिए गुड्स हो गए। तो जो बच गए, जो भी मोबाइल फोन में बच गए हैं वो मेरे स्टॉक के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको दो में कैटेगराइज किया गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से समझ जाओ कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स मेरे पास एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बच गए हैं, साल की शुरुआत में बच गए हैं, वो हमारा किस में आता है, ओपनिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जितने भी गुड्स बच गए हैं हमारे, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंडर में आ गए। अब स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड हम ट्रेडिंग फर्म्स के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिंग फर्म्स वो बिजनेस होते हैं जो बेसिकली रीसेलिंग करते हैं, मतलब खुद का कुछ नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीद के, जो बना रहा है उससे खरीद के दोबारा बेचते हैं। अपने आसपास की रिटेल शॉप्स देखो, जनरल स्टोर की दुकानें देखो, खुद तो कुछ बनाती नहीं है, कंपनी से खरीदती हैं, एजेंसी से खरीदती हैं और उसको दोबारा रीसेल करते हैं। मैंने आपको मोबाइल शॉप का एग्जांपल दिया था, डिफरेंट कंपनी से मोबाइल फोन खरीद रहे हैं और फिर आपको बेच रहे हैं, रीसेलिंग। तो स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ट्रेडिंग फर्म्स के लिए। और स्टॉक इन ट्रेड में फिनिश्ड गुड्स आता है, मतलब जो गुड्स बना बनाया है और जो सेलेबल है, जो बेचने योग्य है, यानी बेचने के लायक है। अब इसी से मिलता जुलता टर्म है इन्वेंट्री, ठीक है। तो कई लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इन्वेंट्री और स्टॉक सेम होता है, नहीं। इन्वेंट्री के अंडर में, इन्वेंट्री के अंदर में स्टॉक आता है, मतलब स्टॉक जितना भी है ना वो इन्वेंट्री के अंडर में आएगा। इन्वेंट्री काफी एक वाइड टर्म है, स्टॉक तो एक छोटा टर्म है, इन्वेंट्री एक बहुत वाइड टर्म है, इसीलिए स्टॉक पार्ट है किसका, इन्वेंट्री का। ओके, इन्वेंट्री जो बेसिकली बोलते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे ना, ऐसे गुड्स जो आपके पास बेचने लायक हैं, ठीक है, जिसमें और कुछ बनाना नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया हुआ था, उसमें कुछ बनाना नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है, पैक्ड आया है, डायरेक्ट आपको रीसेल करना है। इसमें सारे गुड्स आ जाते हैं। वो कैसे, देखो पहला होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या मतलब होता है, कच्चा माल। एक बात बताओ, मोबाइल फोन, अब मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूं, जो बनाती हैं, ठीक है, जो कंपनी बना रही है एक्चुअली मोबाइल फोन को। अगर आईफोन की बात करो देन, तो आईफोन बनाने के लिए कई रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, कई सामान यूज होते हैं, तब जाके आईफोन बनता है। तो जो रॉ मटेरियल, जो सामान लगता है आईफोन को बनाने में, वो हो जाते हैं रॉ मटेरियल, और जो बच गया वो हो गई उसकी इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से क्या मतलब है, जो
ऐसे सामान जो बच गए जिनका काम चल रहा था। चल रहा से क्या मतलब है, मोबाइल फोन का डिस्प्ले बन गया है, मतलब वर्क चल रहा था, डिस्प्ले तैयार हो गया है। रॉ मटेरियल में तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ नहीं बना था, सारे सामान आके बस रखे हुए थे बनाने के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस में थोड़ा काम हुआ, मोबाइल फोन का डिस्प्ले एटलीस्ट बन चुका है, तो उसके गुड्स की वैल्यू जो बच गई है वो है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मोबाइल फोन हमारे पास फाइनली बनके तैयार हो गया, फिनिश्ड हो गया, अब उसमें कुछ और हमें बनाना नहीं है, वो जो बच गया, वो उसका स्टॉक जो बच गया वो होता हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, वहीं फोर्थ पे बात करें तो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ऐसे गुड्स जो हमें रीसेल करना है उसका स्टॉक जो हमारे पास बच गया वो होता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग फर्म में बांटा गया, क्योंकि ये सब देखो इसी में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आएंगी। रॉ मटेरियल का एक मोबाइल शॉप के पास क्या काम है, मैं बने बने मोबाइल फोन परचेज कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मेरे पास रॉ मटेरियल, मुझे कच्चा माल चाहिए ही नहीं, मेरे पास फिनिश्ड गुड डायरेक्टली आ रहा है, तो इसलिए इसको हम मैन्युफैक्चरिंग फर्म से रिलेट करते हैं। ओके, इसमें देखो सारे गुड्स आ गए, सारे गुड्स, यहाँ पे सिर्फ फिनिश्ड गुड और सेलेबल गुड्स की बात हो रही है। होप सो स्टॉक और इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। स्टॉक एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री काफी वाइड है, स्टॉक पार्ट है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री को क्लासिफाई किया जाता है ना, देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चा माल, मतलब मोबाइल फोन मैंने बताया था एग्जांपल में बनाने के लिए जितने भी सामान लगने वाले हैं रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ काम हुआ, डिस्प्ले बना। फिनिश्ड गुड्स यानी अब मोबाइल फोन फाइनली बन चुका है लेकिन अभी बिका नहीं है, बिकने के लिए निकला नहीं है, अभी सिर्फ बन के रखा है, वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड से मतलब है जो सामान आप रीसेल करने के लिए मंगाए हो, जो भी गुड्स आप रीसेल करने के लिए मंगाए हो उसकी इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। होप सो स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हमारी होने वाली है जो आप जिससे बहुत ही फैमिलियर होंगे, वो है डिस्काउंट। हम लोग रोजाना बेसिस पे कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं और हमने डिस्काउंट वर्ड ऑफन बहुत बार सुना होगा, डिस्काउंट क्या होता है। आप डिस्काउंट की आप एक्चुअल मीनिंग समझोगे, डिस्काउंट दिया क्यों जाता है आपको सोच के बताओ। एक बिजनेस आपको, आप शॉप्स या मॉल वगैरह में जाते हो, आपको डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? इसलिए कि उनके पास जो सामान है वो बिक जाए, ठीक है, इसलिए आता है कि उनकी क्या हो, सेल्स बढ़े, इसलिए वो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट को दो में बांटा गया है, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज का डिस्काउंट होता है जो वैल्यू ऑफ गुड्स पे आपको दिया जाता है। जो भी सामान आप खरीद रहे हो उस पर एक फिक्स परसेंटेज का डिस्काउंट जो मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। वहीं अगर बात करूं कैश डिस्काउंट की, वो थोड़ा सा अलग है ट्रेड डिस्काउंट से, इसका एक परसेंटेज फिक्स्ड होता है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जिससे कि हम एनकरेज करें कस्टमर्स को हमारा पैसा पे करने के लिए, मनी को इंस्टेंटली पे करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उधार में सामान किसी को बेचा है, मैं कहता हूं अगर आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते में अगर पेमेंट आप करते हो तो हम आपको 2% का सीडी देंगे, कैश डिस्काउंट। मतलब सामान मैंने दे दिया, उसके बदले आप मुझे पैसा 7 दिन के अगर अंदर देते हो तो मैं उसके बदले में आपको 2% का डिस्काउंट अलग से दूंगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट मैंने बेचते टाइम ही दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट मैंने बेचते टाइम ही दे दिया, सामान बेचते टाइम। लेकिन अब मैं उनसे एक अलग शर्त रख रहा हूं कि अगर आप 7 दिन में मेरी पेमेंट करते हैं, एक हफ्ते में पेमेंट करते हैं मेरी, तो मैं आपको 2% का सीडी यानी कैश डिस्काउंट अलग से दूंगा। वो इसलिए कि मेरे पास कैश जल्दी आ जाए। इट इज अलाउड टू एनकरेज फास्टर और प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सपोज उन्होंने, मैंने जिसको सामान बेचा था वो कहते हैं मैं 20 दिन में पेमेंट करूंगा, लेकिन अब मैंने जब बता दिया कि 7 दिन में अगर आप पेमेंट करते हो तो 2% सीडी में आपको दूंगा, तो हो सकता है वो विद इन 7 डेज पेमेंट कर दे, है कि नहीं। अब देखो इसी से मिलता जुलता टर्म रिबेट होती है, लेकिन रिबेट अलग है। रिबेट ना ट्रेड डिस्काउंट में आता है ना कैश डिस्काउंट में आता है। रिबेट क्यों दिया जाता है, जनरली इसलिए दिया जाता है ना, फॉर सपोज कस्टमर को इसलिए दिया जाता है कि मान लो मैंने वादा किया था गुड्स जो भी मैं दूंगा उन्हें वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है वो जो गुड्स उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि अच्छे क्वालिटी का सामान भेजोगे, लेकिन आपने कुछ उसमें फॉल्ट कर दिया है, तो उसके बदले में जो रिडक्शन दिया जाता है, देखो एग्जांपल समझो। पहले रिडक्शन अलाउड टू कस्टमर्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर दे आर सोल्ड ड्यू टू अदर रीजंस। मतलब ऐसा डिस्काउंट, ऐसा रिडक्शन वैल्यू में तब जब दिया जाता है जब वो बिक चुका होता है, और देने का रीजन कई सारे हो सकते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को छोड़ के जो भी रीजन है, फॉर एग्जांपल गुड्स पुअर क्वालिटी के हैं, ये आमतौर पर जानते हो किस होता है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में होता है, सब्जियों में होता है, फलों में होता है। डीलर्स ले लिए, पता चला क्वालिटी नहीं सही है, तो जो जिसने भेजा उसको कांटेक्ट किया जाता है, कॉल किया जाता है, कहता है कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरा वेजिटेबल शॉप है या मेरी फ्रूट्स की शॉप है, मेरे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल अप टू द क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से नहीं आए, तो मैं कॉल करूंगा तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई, आप ऐसा करना कि मुझे वो अमाउंट मत देना, कुछ उसमें से डिडक्शन कर देना, कुछ कम कर देना। नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन, जैसे चाहिए थे वैसे मिले नहीं, क्या खराब क्वालिटी के मिल गए या कुछ उसमें से डैमेज हो गए। अब दूर से अगर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई फ्रूट वगैरह दूर से आ रहा है और वो आते टाइम डैमेज हो गया, तब वापस तो मैं भेजूंगा नहीं। वो कहेगा कोई बात नहीं भैया, ऐसा करो बस आप उसकी फोटो भेज दो, कितने बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स डैमेज हुए हैं और उसका मैं आपको रिडक्शन बता दूंगा, आप उस अमाउंट से कुछ कम दे देना। ओके, होप सो आपको डिस्काउंट और रिबेट क्लियर हो गया। एक बार फिर समझ लो, डिस्काउंट बेसिकली हम इसलिए देते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। रिबेट हमें इसलिए देना पड़ता है, रिबेट इसलिए देना पड़ता है कि मान लो मैंने कुछ सोल्व किए, कुछ उसमें अलग रीजंस हो गए, ठीक है, मतलब डैमेज हो गया, क्वालिटी नहीं सही थी। इसका एक और हो सकता है रिबेट का कि आप अपना सब थोड़ा बिजनेस का गुडविल बनाना चाहते हो, ठीक है यार थोड़ा छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैं आपसे इतना नहीं लूंगा, थोड़ा कम लूंगा। गुडविल बनाने के लिए भी बिजनेस की आप क्या कर सकते हो, रिबेट दे सकते हो। तो होप सो डिस्काउंट और रिबेट आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द कुछ छोटी छोटी टर्म्स अब बच गई 4-5, अब उसको क्लियर करते हैं। हमारा चैप्टर नियर टू एंड आ गया है, कुछ छोटी मोटी टर्म्स समझनी है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कौन सी है, एंट्री। एंट्री क्या होती है, आपको पता है एक बिजनेस में कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और कई सारी ट्रांजैक्शंस के लिए कई सारे बुक्स भी मेंटेन किए जाते हैं। मैंने आपको बताया जर्नल बनती है, पहली बुक जो होती है वो जर्नल बनती है, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुई उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हम कहते हैं कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो व्हेनेवर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एंट्री। सेकेंड है बैड डेट्स। आपको याद है डेटर, मैंने बताया था जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। हो सकता होगा मैंने उन्हें सामान बेचा होगा और उन्होंने मुझे अभी तक पेमेंट की नहीं है, पैसा दिया नहीं है, देना था उनको लेकिन उन्होंने दिया नहीं, मेरे को अभी तक दिए नहीं है, तो मेरे डेटर्स हैं। लेकिन होता क्या ना, मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे पैसा देंगे लेकिन उन्होंने मुझे पैसा दिया नहीं। मतलब अब मुझे पता कि ये मुझे पैसे नहीं देने वाले हैं क्योंकि ये फरार हो गए हैं। फरार कैसे हो गए, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ऑफिस भी बंद है, तो अब मुझे पता चल गया है कि मुझे भाई इनसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो वो हमारे हो जाते हैं बैड डेट्स। जब हमें पता होता है कि अब हमारे जो डेटर्स हैं उनसे हमें पैसा रिकवर नहीं होगा, इसलिए हम ये मान के चलते कुछ अजम्पशन कर लेते हैं कि इतना पैसा हमें नहीं मिलने वाला, तो वो हमारे बैड डेट्स हो गए। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी पैसों से रिलेटेड स्थिति ठीक नहीं होती है। मतलब बैंक के द्वारा बता दिया गया है कि ये इंसान अब इस स्थिति में नहीं है कि किसी का कर्जा वापस कर सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, यानी दिवालिया हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब ये पैसा वैसा दे नहीं पाएगा, वो होता है इंसॉल्वेंट। बिजनेस कह लो या किसी पर्सन को कह लो। सॉल्वेंट वो होता है जो एक ऐसा पर्सन या ऐसा एंटरप्राइज जो हाँ पैसा देने की स्थिति में है। इंसॉल्वेंट नहीं है, दिवालिया हो चुका। सॉल्वेंट मतलब देने की स्थिति में है, चाहे वो पर्सन हो या चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो है वो है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक से क्या मतलब होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में डील करते हैं, वो चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स हो, कैटल्स हो, एग्जांपल में कुछ हॉर्सेस वगैरह ले लो, तो वो हो गए हमारे लाइफ स्टॉक हैं। ऐसे बिजनेस जो किस में डील करें, एनिमल्स में डील करेंगे, वो सब क्या हो गए, लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, जिंदा स्टॉक, क्योंकि एनिमल्स हैं, जानवर है। टर्नओवर की बात जब हम करते हैं, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर आप सबको पता है कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो टर्नओवर का बेसिकली मतलब ये होता है जितनी भी टोटल सेल्स किया है एक बिजनेस ने पूरे साल में, वो होती है उसकी टर्नओवर। तो टर्नओवर के साथ साथ यानी टोटल सेल्स के साथ साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। इसमें स्टिल कोई डाउट है, देखो ये सब टर्म्स बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझने की नीड नहीं थी, जो इन डिटेल आपको समझना था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, स्टिल कोई डाउट है ना, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ हो सकता है कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।